नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार, आपके अपने शिक्षा भर्ती चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, जहां पर आप लोगों की बात की जाती है, टीटी एग्जाम की बात कर जाती है, केवल सिलेक्शन वाले क्वेश्चनों की बात की जाती है। ओनली वन फॉर दोस्तों, जो आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, बहुत बहुत उम्दा लाजवाब है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रैक्टिस सेट के 40 नंबर है, 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है। आई होप आप हर एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट चाहते हैं अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, 30 क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है दोस्तों, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और सिलेक्शन के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है, हमें तैयार करती है, ठीक है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, जो परिवार बच्चे पर केंद्रित हो उसको क्या कहते हैं। समाज शास्त्र का प्रश्न है। आपको पता है परिवार से संबंधित एक दो प्रश्न आना ही आना अनिवार्यता है दोस्तों, आते ही है। तो जो परिवार बच्चे पर केंद्रित हो उस परिवार को क्या कहते हैं। शिशु सत्तात्मक परिवार कहेंगे, शिशु मूलक परिवार कहेंगे, या आपका फिलोसेंट्रिक परिवार कहेंगे, या शिशु परिवार कहेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें पता भी नहीं होता, कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं, लॉजिकल माइंड हमारा बता देता है कि इसका आंसर ये होगा। अब देखिए तीनों ऑप्शन में शिशु 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 दिया है। अब तीसरे अगर हमें क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो हमें डाउट उस क्वेश्चन उस ऑप्शन पे जाना है जो डिफरेंट हो, अलग हो। तो देखिए तीसरा ऑप्शन आपका डिफरेंट है, आपको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है, जो डिफरेंट ऑप्शन हो वही पे आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिलोसेंट्रिक परिवार कहा जाएगा, जो परिवार बच्चे पर केंद्रित होता है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिवार अपने सदस्यों के लिए संकटकालीन बीमा है। ऐसा परिवार बताइए जो सदस्यों के लिए संकटकालीन बीमा, अर्थात जो सदस्य परिवार में जब संकट काल का समय आता है तो उस समय वह बीमा का कार्य करता है। कौन सा परिवार बीमा का कार्य करता है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ऐसा परिवार जो सदस्यों के लिए संकटकालीन में बीमा, यानी जो अगर बीमा बीमा LIC आप लोग करवाते हैं, ठीक है, LIC जो बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस बीमा जो होता है, उससे क्या होता है, मतलब क्या है, संकट काल के समय वो पैसा हम यूज कर सकते हैं, या अगर कुछ घटना होती तो पैसा हमें इकट्ठा मिलता है, ठीक है। तो परिवार, इसी तरह परिवार के सदस्यों के लिए संकट काल बीमा, जब आपका संयुक्त परिवार होगा, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, सब लोग जब उस एक परिवार में होंगे तभी आप क्या है, संकटकालीन का बीमा कहलाएगा, कोई ना कोई वहां पे मदद कर सकता है। तो संयुक्त परिवार क्या कहलाता है, ठीक है, अपने सदस्यों के लिए संकट काल का बीमा परिवार आपका संयुक्त परिवार होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का स्नेह प्रेम मिलता है इतना अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि समाज का निर्माता किसे माना जाता है। हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं दोस्तों, सिलेक्शन वाले प्रश्न अपने सिलेबस, अपने एग्जाम पैटर्न पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार दिल से सभी प्यारे में सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे, अपने परिवार की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं कि 30 में से आज की क्लास में आपका स्कोर क्या है। तो समाज का निर्माता किसे माना जाता है, शहर को, गांव को, देश को, युवा को। देखिए शहर का जो समाज का निर्माता, देखिए हर एक गांव से मिलके बनता है, पूरा राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे होता कि राष्ट्र का निर्माण किसे कहा जाता है, तो राष्ट्र का निर्माण गांव से जुड़कर देश बनता है, शहर बनता है, शहर से मिलकर देश बनता है, ठीक है। तो समाज का यहाँ पे राष्ट्र की निर्माता नहीं बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं। तो समाज में मनुष्य आता है, यानी युवा जो होगा वह समाज का निर्माता कहलाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि सरिस्का और रणथंभौर एक पशु विशेष के लिए अभयारण्य है, वह कौन सा पशु है। यानी दो आपके अभयारण्य एक साथ पूछ लिए गए, एक सरिस्का और एक रणथंभौर, ये दोनों अभयारण्य है। यह एक विशेष पशु के लिए अभयारण्य है, वह पशु का नाम क्या है, वह पशु है कौन। शेर है, रीछ है, बाघ है, सीरी है, कौन सा है। आपका आंसर आ चुका है नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बाघ होगा। देखिए सरिस्का बाघ अभयारण्य में, देखिए इसका नाम भी पड़ गया। अब यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ जब जाएंगे, सरिस्का बाघ अभयारण्य मतलब क्या होगा, इसका विशेष बाघ ही होगा, ठीक है। बाघ हो गया, चीता, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, कैरकल धारीदार जो बिज्जू होते हैं, सियार स्वर्ण होते हैं, चीतल, शाभर, नीलगाय, चिंकारा, चार सींग वाली जो मृग होती है, ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, चौसिंघा बोलते हैं, और जंगली सुअर, खरगोश, लंगूर,
पक्षी प्रजातियां भी सरीसृप के बहुत सारे वन में मिलते हैं, आपके सरिस्का बाग में, ठीक है। अगर हम रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला था? 1957 में मिला था। और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया, ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1973 में। देखिए 1973 और 74 इन दो सन बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पूछे जाते हैं 73-74 सन, ठीक है। समथिंग इसमें बहुत डाउट होता है कि कौन सा क्या सही होने वाला है, ठीक है। तो ये सन बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है। और 1980 में रणथंभौर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। तो रणथंभौर अभयारण्य को नेशनल पार्क कब बनाया गया था? राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बनाया गया था, ठीक है। ये तीनों सन आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंगा, बाघ हो गया, हाथी हो गया। तो दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोग जानते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य यानी कि असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस उद्यान में भारतीय एक सींग वाले गैंडे यानी कि राइनोसेरोस हो गया, यूनिकॉर्निस का निवास है। और काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान तो 1905 में घोषित किया गया था। और सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से कई मेहमान पक्षी भी आते हैं। कहाँ से? साइबेरिया से। कहाँ पर? आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पे। दोस्तों हालांकि इस दलदली भूमि का धीरे धीरे खत्म हो जाने से एक गंभीर समस्या होती है, यानी दलदली जब भूमि होती है वहाँ पे जब खत्म हो जाती है उससे एक समस्या आती है, ठीक है। काजीरंगा में विभिन्न जो है प्रजातियों के, जैसे बाज, विभिन्न प्रजातियों के चीलें, तोते भी पाए जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो तोता भी आपके काजीरंगे में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक करिए। देखिए वीडियो वॉच बहुत आता है, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते दोस्तों? लाइक तो कीजिए करिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए करिए, बहुत बहुत धन, अच्छा लगता है दोस्तों हमें, ठीक है। ये आपका अपना परिवार है, अपना परिवार समझिए, ठीक है। आवर फैमिली है, हमारी फैमिली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। तो निम्नलिखित में प्राथमिक मांसाहारी कौन कहलाएगा? खरगोश कहलाएगा, गाय हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है। प्राथमिक मांसाहारी कहलाएगा। तो प्राथमिक मांसाहारी कौन कहलाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो कोई और नहीं, आपका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए दो ही है, देखिए दो, ये आप मांसाहारी में आते नहीं है। अब मेढक हो गया, मनुष्य होगा, तो मनुष्य जो है चतुर्थ श्रेणी में आता है। तो प्राथमिक मांसाहारी कौन कहलाएगा? आप मेढक आएगा, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो सही दिया है मेढक सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पौधे में श्वसन क्रिया होती है, जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन क्रिया केवल रात में होती है, केवल दिन में होता है, या दिन व रात दोनों में होता है, या केवल प्रातः काल में होता है? तो दोस्तों पौधे एक ऐसे आपके, ठीक है, क्या है, क्या बोल सकते हैं पौधे को? जीव बोलेंगे कि अजीव मिलेंगे, जैविक बोलेंगे, अजैविक बोलेंगे? पौधे दोस्तों एक ऐसे आपके जीव है, जीव भी बोल सकते हैं, जैविक है, ठीक है। तो पौधे में श्वसन क्रिया दिन व रात दोनों में होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगी अब आप समझते होंगे, ये कैसे करते होंगे। देखिए पौधे में जो है गैसों के आदान प्रदान को ही, यानी विसरण, ठीक है। श्वसन मतलब क्या होता है? श्वसन मतलब ये नहीं होता कि सांस लेना, लेना छोड़ना दोनों होता है दोस्तों। आदान प्रदान को हम विसरण कहते हैं, ठीक है। इसकी दिशा में इनकी आवश्यकता तथा पर्यावरण अवस्थाओं पर निर्भर करती है। और दिन में श्वसन से निकली CO2 गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। अतः CO2 गैस की जगह ऑक्सीजन रंध्रों से निकलती है और पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना एवं पत्तियों से अलग अलग श्वसन होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पेड़ पौधे के लिए भोजन बनाया जाता है। जड़ों द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो भोजन है वह बनता है या बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, शाखाओं द्वारा या तने द्वारा, ठीक है। आपका जवाब आ चुका है नीचे, मैं पढ़ रहा हूँ, सभी का हर एक का कमेंट पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बिल्कुल उम्दा है, लाजवाब हैं। आप वो चीज़ हैं दोस्तों, आप वो हैं जो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होता है। तो आप सभी को भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जायसवाल सर का नमन है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम है। और राइट आंसर आ चुका है कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं
पत्तियों द्वारा बनाते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कुनेन निम्न में से किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना, भीम, अशोक, बबूल। तो ये सभी लोग, ये बहुत सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, सिनकोना नामक जो एक वृक्ष होता है, उस पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरा पौधा होता है, क्यों होता है भैया? इसका रीजन क्या है? कोई भी खाद्य श्रृंखला आप देखते होंगे, उसमें प्रथम कड़ी जो है सदैव हरा पौधा क्यों होता है? क्योंकि वे दूर दूर तक वितरित होते हैं, वे दृढ़ता से भूमि में स्थिर होते हैं, केवल इनमें ही वायुमंडल की CO2 की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है, या मांसाहारियों से शाकाहारी जंतुओं की संख्या अधिक है। तो दोस्तों, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरा पौधा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑप्शन डिफरेंट है, अलग ही ऑप्शन को दिखेगा आपको कि केवल इनमें ही वायुमंडल की CO2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता केवल हरे पौधे में होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका प्राथमिक जो है प्रथम कड़ी सदैव खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा ही होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम पारित हुआ है, कब पारित हुआ था? 1982 में, 1974 में, 1975 में, 1977 में हुआ था दोस्तों। तो जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? आप लोगों का कमेंट आ चुका है नीचे, मैं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट ऑप्शन 19 क्या होगा? 74 होगा। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों? जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम पारित 1974 में हुआ। देखिए, जब आप लोगों का कमेंट आता है, जब आप लोग लाइक करते हैं, तो मेरी जो मेहनत है दोस्तों वो साकार होती है। मुझे जो मैं चीज़ यहाँ पे लाता हूँ वो मुझे पता कि आपके दिल तक पहुँच रही है, आपके लिए काम आ रही है। ठीक है, तो आपका सहयोग सपोर्ट बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संसद द्वारा पारित होते ही 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जो ये आपका है जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण जो अधिनियम है, तो 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया। कब किया था? 23 मार्च 1974 को। और उसी दिन यह जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ। कब हुआ था? 23 मार्च 1974 को। कब से लागू हुआ? जब से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो वह क्या हो गया? अधिनियम नियंत्रण क्या होगा? अधिनियम वह लागू हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम जो है हरी पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए? बहुत ही जवाब है। अभी कोरोना का, कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड में सभी लोग जानते हैं लगभग जो सलाह दी गई है वो 250 ग्राम सलाह दी गई है कोविड के टाइम पर। ठीक है, हम नॉर्मल बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल है आपका। EVS से, यानी कि आपके NCERT से हर एक प्रश्न लिया गया है। ठीक है, NCERT के पैटर्न पर है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन ग्राम जो है कितने ग्राम हरे पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू जो नॉर्मल बात करेंगे आपके, राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कि निम्न राज्यों में किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय बागान है? बागान मतलब कहते हैं कि बाग है। ठीक है, बाग आप जानते होंगे शायद। ठीक है, तो वही बागान बोला जाता है। जब बहुत सारा बाग का एरिया बहुत जब बढ़ जाता है, तो जब एरिया बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? बागान बोलने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए यही पूछा जा रहा है किस राज्य में ज़्यादा चाय बागान है? असम में, बिहार में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। तो सभी लोग जानते हैं, देखिए असम एक ऐसा राज्य है, असम एक ऐसा राज्य है जहाँ चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका सबसे ज़्यादा। तो स्वाभाविक बात है भैया, चाय के बागान आपके असम राज्य में ही होंगे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। खाद्य श्रृंखला शुरू होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से शुरू होती है, श्वसन से शुरू होती है, विघटन से शुरू होती है, या आपके प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है? तो सभी लोग जानते हैं खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, वह आपके प्रकाश संश्लेषण से ही शुरू हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हाउस बोट कहाँ पाई जाती है भैया? हाउस बोट, देखिए बोट वहाँ पाई होगी जहाँ आपके नदी होगा, ठीक है, झरना होगा, कहीं आने जाने का रास्ता क्या है? जल के द्वारा होता होगा। तो हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नदी का तो नाम दिया नहीं है, ना ही कोई झरना दिया है। तो हाउस बोट देखिए कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो अंत तक वॉच कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। वातावरणीय नैतिकता से अभिप्राय क्या होता है? जो वातावरणीय नैतिकता होती है, ठीक है, नैतिकता शब्द सभी लोग समझ गएंगे। ठीक है, तो वातावरणीय नैतिकता से अभिप्राय क्या होता है?
कि मानव पर्यावरण के साथ श्रेष्ठ व्यवहार प्रदर्शित करने का ज्ञान, जल संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम या वनों की कटाई पर रोक। तो वातावरणीय नैतिकता से अभिप्राय कोई और नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है दोस्तों, क्या होगा, वातावरणीय नैतिकता से अभिप्राय है कि आप लोग जो है प्रदूषण की रोकथाम करें। ठीक है, वातावरणीय नैतिकता मतलब क्या है, हमें वातावरण का स्वच्छ बनाए रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण की रोकथाम, या वो मानव पर्यावरण के साथ श्रेष्ठ व्यवहार प्रदर्शित करने का ज्ञान। ठीक है, मानव पर्यावरण हो गया। ठीक है, जल का संरक्षण, वनों की कटाई पर रोक। ठीक है, प्रदूषण की रोकथाम करेंगे तो ये चीज क्या है, वातावरणीय नैतिकता से अभिप्राय आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई खनन होता है तो उससे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, कि ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होगी, वायु प्रदूषण में होगी, वन संपदा नष्ट होंगे या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, खनन का पर्यावरण पर प्रभाव, देखिए ध्वनि प्रदूषण होता है जब खनन किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें टेक्निकल चीज़ें आएंगी, आवाज़ आएगी, ब्लास्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, धूल मिट्टी ये उड़ती है, सब वायु में मिलती है, और वन संपदा भी हमारी नष्ट होती है। तो खनन पर्यावरण का क्या प्रभाव, उपर्युक्त सभी प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, प्रदूषण से संबंधित कथन दिया गया है, जो सत्य हो आपको बताना है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जो है जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता को खो देते हैं। प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। ठीक है, यानी मानव में जो विकास हो रहा है, मानव में जो विकास हो रहा है, यही विकास की देन प्रदूषण है। ठीक है, आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण होता है। देखिए, आर्थिक तकनीकी विकास होगा तो प्रदूषण होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि यूज करने वाले ज़्यादा होंगे, जब ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके ऑप्शन है पर्यावरण से प्रदूषण से संबंधित आपके सभी कथन सत्य दिए गए हैं। तो ABCD आपके ABC आपके तीनों कथन सही है, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का प्रेम स्नेह है कि हम लोग, ठीक है, इस परिवार में जुड़े हैं। और ये परिवार दोस्तों, ठीक है, आप लोगों का सहयोग है, बहुत उम्दा है, लाजवाब है। हर एक भाई बहन का सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, वो जरूर पूरा होगा दोस्तों। वो सपना, वो ड्रीम नए वर्ष के साथ, ठीक है, नए दिन के साथ शुरुआत कीजिए। ठीक है, सिलेक्शन पाइए। ठीक है, मेहनत आपकी है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। CFC में वृद्धि के कारण क्या है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। तो CFC में वृद्धि का कारण क्या है। पेट्रोलियम ईंधन में दहन, शोवेज से, शीतगृह यानी कि आपके रेफ्रिजरेटर से, शीतगृह व रेफ्रिजरेटर हो गया, और यह उपयुक्त सभी। देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए ये संसाधन से ज़्यादा, जो संसाधन ये धुआं हुआ निकलता है गाड़ियों से, उससे ज़्यादा होता है। यानी पेट्रोलियम ईंधन के दहन से जो है CFC में वृद्धि का कारण आपका पेट्रोलियम ईंधन दहन कहलाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत का सुंदर वन उदाहरण है। जो भारत का जो सुंदर वन है वह उदाहरण किसका है दोस्तों। शीतोष्ण वन का है, सदाबहारी वन का है, ठीक है, या आपके ज्वारीय वन का है, या रूम सागरीय वन का है। तो भारत का जो सुंदर वन है वह किसका उदाहरण है, सभी लोग कमेंट करेंगे। भारत का जो सुंदर वन है दोस्तों वह ज्वारीय वन का उदाहरण है। ठीक है, कैसे, देखिए सुंदर राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दक्षिण भाग के गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर है, दक्षिण भाग के गंगा नदी के सुंदर वन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सुंदर डेल्टा क्षेत्र में है इसलिए इसका नाम सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। ठीक है, और बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है आपका, और ये क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन है, आपका सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपके पश्चिम बंगाल में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत का सुंदरवन उदाहरण है, तो ज्वारीय वन का उदाहरण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन का सीधा संबंध किससे है दोस्तों। भूगोल से है, समाजशास्त्र से है, विज्ञान से है, उपर्युक्त सभी से है। सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन का सीधा संबंध दोस्तों किससे होता है, देखिए ये इन सभी से होता है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण का संबंध आपके जियोग्राफी से है। ठीक है, आपके पॉलिटिकल साइंस से भी है, साइंस से भी है। तीनों ऑप्शन सही, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है
कि निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है। यानी ऐसा राज्य का नाम बताना हमारे देश में जो अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित रहता हो। मद्रास है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या आपका हिमाचल प्रदेश है। तो सभी लोग जानते हैं भैया सूखा का शब्द आता है यानी कि उष्णकटिबंधीय वाला वन होगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वाला इलाका जो मिट्टी पाई जाती है वह सब लोग जानते हैं रेती इलाका। ठीक है, बालू इलाका जहाँ गर्मी ज़्यादा होती होगी, तो राजस्थान इसमें नंबर 1 है सभी ऑप्शन में से। ठीक है दोस्तों, तो आपका राजस्थान ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। हर एक को पता होगा, हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु को पता होगा, क्योंकि आप लोग डेली तैयारी करते हैं इतना। ठीक है, तो 6 अक्टूबर को है, 11 जुलाई को है, 15 अगस्त को, 16 सितंबर को। तो ये तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया टीटी एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर देखेंगे। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। ठीक है, जो रामायण कला संग्रहालय है वह मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। आपके पन्ना में है, ग्वालियर में है, ओरछा में है, मुरैना में है। तो रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, किस शहर पर है। आपका कमेंट आ चुका है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। ठीक है, कुशवाहा जी। तो रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके ओरछा में है। और ओरछा कहाँ पर है, ओरछा आपके दोस्तों टीकमगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5-6 प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की अवहेलना करने पर कितने समय के कारावास का प्रावधान है। यानी दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना, 1986 का जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, अगर इसकी कोई अवहेलना कर रहा है, इसका कोई विरोध कर रहा है, इसका कोई पालन नहीं कर रहा है, तो उसे कितने समय का जो है कारावास का प्रावधान आपके इस कानून, इस अधिनियम पर है। 2 माह का, 8 माह का, 5 माह का, 7 वर्ष का। तो सही जवाब आ चुका है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की अवहेलना करने पर कितने समय के कारावास का प्रावधान है दोस्तों, तो 5 वर्ष तक का है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 5 वर्ष तक का है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बेहतरीन लाजवाब है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है किस नगर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस नगर में स्थित है। क्या वह कन्याकुमारी नगर है, इंदौर है, दिल्ली है, या मणिपुर है दोस्तों। आंसर आ चुका है कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों का। ठीक है, उम्दा लाजवाब होती है प्रैक्टिस सेट, आप लोग और ही लाजवाब बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस नगर में स्थित है, आपके कन्याकुमारी में है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा जानते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं डिटेल के साथ कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो तमिलनाडु के कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी शहर में स्थित प्रसिद्ध एक स्थल है। और सन 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। तो स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी सर्वप्रथम कब आए थे, 1892 में। और एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए थे। तो इस सुनसान स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिला था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर है। ठीक है, यह कब आए थे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी, कन्याकुमारी 1892 में आए हुए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है दोस्तों। ठीक है, सरोजनी नायडू है, सरोजनी सक्सेना है, सरोजनी महावत है, या सरोजनी जायसवाल है। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश क्या होगा, आपका जवाब क्या है। सरोजनी जायसवाल, महावत, सक्सेना, नायडू। ठीक है, फर्स्ट नाम सेम है, फ्रंट नेम सेम है। ठीक है, लास्ट का नेम जो आपका आता है वो आपका यहाँ पे क्या है, सर नेम आपका चेंज है हर एक ऑप्शन में। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सरोजनी सक्सेना होगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, हरित गृह वन पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन लाजवाब, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे गलत भी कमेंट है। देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कैसे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यानी जैसा मानसून होता है वैसे यहाँ के वन होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए स्वस्थ पर्यावरण का अर्थ क्या होता है।
अगर स्वस्थ पर्यावरण का अर्थ पूछा जाए, स्वच्छ वायु होगा, स्वच्छ जल होगा, वनस्पति होगा या उपवृक्ष भी। देखिए स्वच्छ पर्यावरण का मतलब होता है उसका स्वच्छ वायु भी होना, क्योंकि पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण होता है। हमारे चारों तरफ आवरण में वायु, जल, वनस्पति सभी आती है, तो इन सभी का स्वस्थ होना तभी आपका स्वस्थ पर्यावरण का अर्थ कहलाएगा, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और इसका जवाब बताना है और इसके बाद बताना है कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है। जी हाँ, पहली बार शरीर के किस अंग का एक्सरे निकाला गया था? जी हम बात कर रहे हैं पहली बार, ठीक है, फर्स्ट बार बात कर रहे हैं कि पहली बार दोस्तों शरीर के किस अंग का एक्सरे निकाला गया था? हाथ, पैर, छाती, पेट। सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे और आंसर आ चुका है, आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं, मैं यहाँ से रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है, हर एक का कमेंट मैं पढ़ता हूँ ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए कमेंट आ चुका है, राइट ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों। देखिए हम बात कर रहे हैं पहली बार शरीर के किस अंग का एक्सरे निकाला गया था, तो वह आपका एक्सरे हाथ का निकाला गया था, हथेली, हम हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अंत में जरूर बताइएगा 30 में से कितना स्कोर है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि जितना आप सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, तैयारी बेहतरीन कीजिए, क्योंकि वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो दोस्तों, वो आपका वक्त बदल देगा। सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ कभी मत करो कि सब मुझे मिल जाए, सब ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं मांगना। लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको न झुका सके, ये जरूर मांगना। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। और पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, सिलेक्शन की ओर ले जाती है। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।